रंजन जी, नोखा जहां पर राजद का कब्जा है और काराकाट लोकसभा की ये सीट है, ये नोखा कितनी दिलचस्प सीट है और नोखा की क्या चोखी बात है? देखिए, नोखा एक अनोखा जो है वो सीट है और अनोखी सीट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो अब तक 17 चुनाव हुए हैं उसमें 10 व्यक्ति विधायक बने हैं और उनमें से आधे मतलब कि 5 जो यहाँ के विधायक हुए वो राज्य में मंत्री बने। तो इसी से अंदाज़ा लगता है कि जो नोखा की सीट है वो एक वीआईपी सीट है और यहाँ पर जो उम्मीदवार जीतते हैं उनके मंत्री बनने की संभावना होती है। देखिए, जो अभी सिटिंग विधायक हैं अनीता देवी आरजेडी की, जब अभी आरजेडी जेडीयू की सरकार बनी थी तो वो उस वक्त जो है मंत्री बनाई गई, तो उस वक्त भी वो मंत्री जो है वो रही हैं महागठबंधन की सरकार में। उनके पति 1995 में आनंद मोहन उनका नाम है, वो पहली बार जीते और पहली बार में ही विधायक बन गए। और उनके जो ससुर हैं जंगी चौधरी, वो भी बिहार सरकार में जो है वो मंत्री रहे हैं। तो ये 3 नाम आपको दिखता है। इसके अलावा सुमित्रा देवी भी मंत्री बनी यहाँ से जीतने वाली, और जगदीश ओझा वो भी जो है कुछ दिनों के लिए मंत्री बनाए गए थे। तो अब अगर हम नोखा विधानसभा सीट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे राज्य की अन्य जगहों की आप सीट को देखेंगी तो आज़ादी के बाद जब चुनाव शुरू हुए तो शुरू में कांग्रेस का दबदबा जो है वो दिखता है ज़्यादातर सीटों पर, और नोखा भी उनसे अलग नहीं है। जो शुरुआत के 4 चुनाव हुए कांग्रेस जीतने में सफल रही, जो है लगातार 4 चुनाव जो है उसने जीते, लेकिन फिर सोशलिस्ट जो सोच के लोग हैं उनकी जो है यहाँ पर आपको भागीदारी बढ़ी, उनकी दावेदारी बढ़ी और इससे उनका दबदबा भी धीरे धीरे करके बढ़ता गया। लेकिन जब 90s में आकर बीजेपी की एंट्री होती है तो कांग्रेस की वहां से एग्जिट हो जाती है और जो मुकाबला है वो बीजेपी और जो सोशलिस्ट विचारधारा की पार्टियां हैं उनके बीच होना जो है शुरू होती है। हालांकि बीजेपी को यहां पहली सफलता साल 2000 में मिली, रामेश्वर चौरसिया यहां से विधायक बने, फिर उन्होंने जीत का चौका लगा दिया। लेकिन जो पिछला चुनाव हुआ था तो गठबंधन में ये सीट बीजेपी को नहीं मिली थी और इस सीट से जेडीयू ने चुनाव लड़ा था और इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला था कि रामेश्वर चौरसिया सासाराम से एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ गए थे पड़ोस के सीट से, और उसका असर भी चुनाव पर पड़ा था। अब अगर हम नोखा विधानसभा सीट को देखें तो जो कुल 17 चुनाव यहां पर हुए हैं उसमें कांग्रेस ने 6 बार इस सीट पर कब्जा जमाया है, तो बीजेपी 4 बार इस सीट को जीतने में सफल रही है। जनता पार्टी को भी 3 अवसरों पर जीत मिली है, तो आरजेडी और जनता दल को 2-2 बार जो है वो सफलता मिली है। पिछले 2 चुनाव से यहां आरजेडी चुनाव जीत रही है। अब जो यहां पर 10 व्यक्ति विधायक बने हैं 17 चुनावों में, उनमें से सर्वाधिक बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड अगर है तो रामेश्वर चौरसिया के पास है। वो लगातार 4 बार जो है वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। 2000 में, 2005 के फरवरी और अक्टूबर में जो 2 चुनाव हुए थे उसमें, और फिर 2010 में भी। अब जो यहां आखिरी 3 चुनाव हुए हैं हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। 2010 में उस समय तक रामेश्वर चौरसिया जीत की हैट्रिक लगा चुके थे और यहां पर आरजेडी को लग रहा था कि रामेश्वर चौरसिया जीत का चौका भी लगा सकते हैं, तो उन्होंने यहां से कद्दावर नेता को चुनावी मैदान में उतारा रामेश्वर चौरसिया के खिलाफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह यहां पर 2010 में चुनाव लड़ी थी रामेश्वर चौरसिया के खिलाफ, लेकिन परिणाम नहीं बदल सकी। कांति सिंह को आए 27,297 वोट, मतलब 23.39% वोट, और रामेश्वर चौरसिया को आए 39,020 वोट, मतलब 33.44% वोट, और सैयद कैसर निहाल भाकपा माले के प्रत्याशी थे, वो 9,259 वोट ले गए, 8%, और बबन सिंह कुशवाहा बीएसपी के कैंडिडेट थे, उनको भी 7% वोट मिला।
तो एक क्वाड्रेंगुलर फाइट हुई जिसमें कि रामेश्वर चौरसिया फिर से एक बार जीतने में कामयाब हुए और उन्होंने जीत का चौका लगा दिया। अब अगली बार जब 2015 में चुनाव हुआ तो महागठबंधन बन चुका था। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में ये सीट एक बार फिर से आरजेडी को ही गई, लेकिन आरजेडी ने इस बार प्रत्याशी बदल दिया। पूर्व मंत्री जंगी चौधरी की बहू अनीता देवी को यहां से उसने चुनावी मैदान में उतारा और ये काम कर गया, क्योंकि जो एक जीत की लय चली आ रही थी रामेश्वर चौरसिया की, वो लय यहां पर टूट गई। अनीता देवी को आए 72,780 वोट, मतलब कि 51.62% वोट। और एक बार आप 50% का आंकड़ा क्रॉस कर लेते हैं तो फिर कुछ बचता नहीं। रामेश्वर चौरसिया 49,782 वोट लाने में कामयाब हुए, 35.31%। और बीएसपी के टिकट पर राजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उनको 4,000 मतलब 3% वोट आया। तो एक बड़ी जीत अनीता देवी को 2015 में मिली 22,998 वोटों की, मतलब कि लगभग 23,000 वोटों से अनीता देवी जीती। उसके बाद 2020 में अनीता देवी जो है वो फिर से यहां से चुनाव लड़ने के लिए उतरती हैं और उनके सामने इस बार चूंकि गठबंधन में ये सीट जेडीयू को चली गई थी, तो जेडीयू ने प्रत्याशी दिया और अपने कार्यकर्ता को यहां से चुनावी मैदान में उतारा, जो कि उस वक्त जिला अध्यक्ष थे नागेंद्र चंद्रवंशी। उनको जो है अनीता देवी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन परिणाम जो है नागेंद्र चंद्रवंशी नहीं बदल सके। अनीता देवी ने ऑलमोस्ट जो है एक तरफे मुकाबले में फिर से जीत हासिल की। उनको 65,690 वोट आए, मतलब कि 44.2%। नागेंद्र चंद्रवंशी 48,018 वोट ला सके, मतलब 32.3%। कृष्णा कबीर जो एलजेपी के प्रत्याशी थे, चूंकि पिछली बार जहां भी जेडीयू चुनाव जो लड़ रहा था तो वहां पर एलजेपी प्रत्याशी दे ही रही थी, तो उसने जो प्रत्याशी दिया था कृष्णा कबीर, मजबूत कैंडिडेट थे, वो भी 12,313 वोट लेकर आ गए, 8.3%। और इतना ही नहीं, जेडीयू का खेल खराब करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी भी मौजूद थी। अखिलेश्वर प्रसाद सिंह यहां चुनावी मैदान में उतरे और वो भी 10,275 वोट ले लिए, 6.9%। तो एक क्वाड्रेंगुलर फाइट, चतुष्कोणीय मुकाबला और अनीता देवी की जीत 17,672 वोटों की। भले ही पिछली बार से जो है उनको कम वोट आए, मत प्रतिशत भी कम आया, जीत भी पिछली बार से छोटी रही, लेकिन जीत अभी भी बड़ी है 17,672 वोटों की। तो अब इस बार क्या होगा? क्या अनीता देवी जीत की हैट्रिक लगाएंगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां पर रामेश्वर चौरसिया को अगर आप छोड़ दें तो कोई भी जो अन्य प्रत्याशी है वो 2 बार से अधिक नहीं चुनाव जीता है। तो क्या अनीता देवी उस एलिट ग्रुप में शामिल होंगी जिसने कि 2 से अधिक बार चुनाव जीता है, जहां अकेले अभी रामेश्वर चौरसिया हैं, या इस बार जो है एनडीए बाजी पलट देगा? और पलट देगा तो पलटने के लिए यहां पर उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, इसकी भी चर्चा जो है वो हो रही है। तो देखिए, अगर पहले दावेदार की बात कीजिए तो नागेंद्र चंद्रवंशी ही बनते हैं। वो अपने उनके पेज पर देखिएगा तो वो प्रदेश राजनीतिक सलाहकार लिखते हैं जेडीयू के। वो पूरी तरह से सक्रिय हैं, एक्शन में हैं और जनसंपर्क भी करते हुए दिख रहे हैं। एक और प्रत्याशी हैं संजय कुमार, वो भी जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं और सोशल मीडिया उनके आप विजिट कीजिएगा तो बहुत जगह वो आपको दिखेंगे, नोखा के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वो भी जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन इन 2 नामों के अलावा
चूंकि यहाँ पर जब तक रामेश्वर चौरसिया लड़ते रहे 4 बार उन्होंने जीत ही हासिल की। सिर्फ जो है 2015 में जब महागठबंधन बना था तब उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो एनडीए बाजी एक शर्त इस पे भी पलट सकता है कि अगर ये सीट जेडीयू से वापस जो है वो बीजेपी को आए और यहां से रामेश्वर चौरसिया चुनाव लड़े। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या नीतीश कुमार जो है इसके लिए राजी होंगे? ये एक बड़ा सवाल है कि क्या वो सीट छोड़ने के लिए तैयार होते हैं और रामेश्वर चौरसिया को वो सीट देना चाहते हैं। ये एक जो है बड़ी बात होगी देखने की कि क्या होता है। हालांकि रामेश्वर चौरसिया इन दिनों नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए भी दिखे हैं। अब हम यहाँ के जातीय समीकरण की तरफ देखते हैं और यहाँ का जो जातीय समीकरण है आशिया जी, किसी का भी बहुत दबदबा नहीं दिखता है, विविधतापूर्ण है। तो यहां पर वो पार्टी चुनाव जीतेगी जो जातियों के बीच बेहतर ढंग से सामंजस्य बिठाएगी और ज्यादा जातियों को जिनके पास संख्या है उनको अपने साथ जोड़ेगी, और जो ऐसा कर लेगी वो जीत जाएगी, जो नहीं कर पाएगी उसे हार का सामना करना पड़ेगा। यहां पर जो एससी वोटर्स हैं वो 17.29% हैं और पासवान की संख्या यहां अच्छी है। इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स 10.7% हैं, यादव 11 से 12% हैं। तो जो एमवाई का इक्वेशन देखिएगा वो भी जो है लगभग 21-22% के आसपास का ही जाता है। इतने पर आप जीत हासिल नहीं कर सकते, आपको इसमें अन्य लोगों को जोड़ना ही होगा, अन्य जातियों को जोड़ना ही होगा, जैसा कि पिछले 2 अवसरों से आरजेडी कर रहा है और अनीता देवी जो है वो अन्य जातियों को भी अपने पक्ष में गोलबंद करने में सफल रही हैं। राजपूत की बात करें तो 6 से 6.5%, ब्राह्मण और भूमिहार को जोड़कर देखें तो वो भी 6 से 6.5% हैं। तो लगभग 13-14% सामान्य जाति के वोटर्स हो गए। वैश्य यहाँ अच्छी संख्या में हैं, वैश्य वर्ग के वोटर्स 11 से 12% के आसपास हैं और कोयरी कुर्मी 12 से 13% के आसपास हैं, जो कि नीतीश कुमार के वोटर्स माने जाते हैं। जिस तरह से यादव वोटर्स को हम आरजेडी के साथ जोड़ते हैं, तो अब देखना है कि कोयरी कुर्मी वोटर्स, वैश्य वोटर्स और जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं, अगर वो एक तरफ आते हैं, एमवाई एक तरफ जो है वो दिखता है। लेकिन यहां पर एक बड़ी संख्या है अति पिछड़ी जातियों की और जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनकी, जिसमें कि नोनिया हैं, कुम्हार हैं, चंद्रवंशी हैं, ये किस तरफ जाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ अनीता देवी और नागेंद्र चंद्रवंशी पिछली बार जो है वो प्रत्याशी बनाए गए थे। तो सबकी नजर, दोनों गठबंधन की नजर इस वोट पर है कि उनको किस तरह से अपने पाले में किया जाए। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप नोखा को समअप कीजिए तो जिसने जो आपको जातीय समीकरण है उसको बेहतर ढंग से अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लिया, उसका जैसा आपने कहा कि नोखा में किसका चोखा होगा, तो चोखा उसी का होगा जो कि जातीय समीकरण को बेहतर तरीके से अपने पक्ष में इस्तेमाल करेगा। तो देखिए ये नोखा का मिजाज था और नोखा में क्या चलता है वो आपने देखा कि जिसकी पैठ ज़्यादा जातीय समीकरण पर रहेगी वही इस सीट को जीत सकता है। बहुत दिलचस्प यहाँ का भी मुकाबला होगा, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी।